हुआ है। इसके अलावा सतना की सीट पे दिखाई देगी, ग्वालियर में भी हमें देखने को मिलेगा कि वहां टफ फाइट हो सकती है। तो ये 5-6 सीटें हैं जहां पे हमें कुछ टफ फाइट देखने को मिल सकती है। संदीप, मेरा आपसे एक सवाल और होगा, लेकिन एक बार जरा जल्दी से चलते हैं ग्वालियर, जहां हमारे सहयोगी विनोद भी सीधा जुड़ गए हैं। विनोद, ग्वालियर चंबल संभाग के जो विधानसभा के रिजल्ट थे, क्या इंपैक्ट पड़ता है? विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि एक तरफ जब बाकी संभागों में बीजेपी महाकौशल ले लीजिए, मध्य भारत ले लीजिए, मालवा निमाड़ ले लीजिए, वहां ऑलमोस्ट क्लियर करती हुई सब चीजों को नजर आई थी, या फिर ये कहें कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। उस वक्त भी ग्वालियर में टफ फाइट थी। तो क्या ये यहां से कुछ मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा? क्या यहां अभी भी 50-50 वाला मार्जिन दिख रहा है आपको? क्या देख पा रहे हैं आप, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, ग्वालियर के लोकसभा चुनाव से परिणाम से पहले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो ग्वालियर में जो 34 सीटें थी विधानसभा की, उसमें बीजेपी और कांग्रेस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है। 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। एक तरह से बराबर की टक्कर थी। अगर एक सीट और इधर उधर हो जाती या कांग्रेस जीत जाती तो बराबर बराबर सीटें दोनों पार्टियों पे होती। इसी तरह से लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो चाहे भिंड की लोकसभा सीट हो या मुरैना की या फिर ग्वालियर की, इन तीनों सीटों पर कांटे की टक्कर है और ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि सभी नेताओं ने, सभी एजेंट्स जो मतदान केंद्रों पर बैठे थे, उन सब ने अपनी अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है कैंडिडेट्स को, उसमें ये निकल के आया है कि किसी भी सीट पर कोई भी जीत सकता है। कांग्रेस भी ग्वालियर में जीत का दावा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी जीत का दावा कर रही है। जैसा संदीप बता रहे थे कि मुरैना में दोनों ही क्षत्रिय समाज के नेता हैं, नीतू सत्यपाल सिंह सिकरवा और शिवमंगल सिंह तोमर, लेकिन इनका गणित बिगाड़ा है तो रमेश गर्ग ने बिगाड़ा है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में हैं। बड़ी संख्या में वो वैश्य समाज का वोट ले गए, जो कि बीजेपी का वोट बैंक हुआ करता था, तो उससे काफी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ है और उसके अलावा कुछ सामान्य वर्ग का वोट भी उधर गया, तो इस सीट पर कांटे की टक्कर हो गई है। भिंड की बात करें तो एक बड़ा चेहरा फूल सिंह बरैया, दलित नेता कहे जाते थे बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस में आ गए तो भी वो बड़े चेहरा ही रहे और कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खेला। संध्या राय, जो कि वहां की सांसद थी, उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा। बड़ा कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। केवल गुना की एक सीट पे ऐसा लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार चुनाव जीत सकते हैं। पूरे परिवार के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार किया और हर उस सीमा को तोड़ा जो जनता और राजा के बीच की हुआ करती थी। तो कड़ा मुकाबला है, इंतजार करना होगा, क्योंकि ये देखिए ग्वालियर का स्ट्रांग रूम है जिसके बाहर मैं अभी खड़ा हूँ और 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब यहाँ काउंटिंग होगी तो यहीं से ग्वालियर का रिजल्ट निकल के सामने आएगा। जी संदीप, बिल्कुल जो बड़ी बातें आपने कही है। संदीप, यहाँ से एक बात तो क्लियर थी, जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए तो कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर हमने देखा कि वो मजबूत कैंडिडेट थे। अब पार्टी के पक्ष में केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के नेतृत्व किस तरीके से परफॉर्म कर पाए या फिर प्रचार कर पाए, वो दूसरी बात हो जाती है, लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन ये इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस का मजबूत नजर आए। मेरा सवाल दूसरा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 29 जीतने का दावा कर रही है, 28 ऑलरेडी जीत चुकी है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के बनस्पत कांग्रेस पार्टी अभी भी ये कहती है कि हम 5-7 सीटों जीत सकते हैं, 10-12 पे अच्छी फाइट हम दे सकते हैं? यही सवाल मेरा ओवरऑल संदर्भ में है कि भाई यहां से कई बड़े नेता आते हैं कांग्रेस पार्टी के, केंद्र के मंत्री रहे हैं, बगल में उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। तो ऐसी क्या स्थिति है जब बीजेपी तेलंगाना में जाकर ये कहती है कि हम फर्स्ट या सेकंड पार्टी बनेंगे, यहां पर आंध्र प्रदेश में कहती है कि अच्छी सीटें हम हासिल करने वाले हैं, तो हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस आज भी ये कहने क्यों मजबूर है कि हम तो 5-7 ही जीत रहे हैं? देखिए, इसमें कांग्रेस की कमजोरी और बीजेपी की ताकत, ये इसकी वजह है। बीजेपी ताकतवर इसलिए है क्योंकि लंबे अरसे से यहाँ पर बीजेपी सत्ता में रही है और सत्ता में रहने के अपने फायदे होते हैं, अपनी तरह से गणित बिठाना, अपनी व्यवस्थाएं करना, संगठन को मजबूत करना, लोगों को अपना प्रभाव पहुंचाना और उसको लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। इस वजह से बहुत ज्यादा हिंदी भाषी क्षेत्रों में और खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में अगर हम देखें तो भाजपा ने लोगों को प्रभावित किया है अपनी योजनाओं के जरिए, अपने कामकाज के जरिए, अपने
ये मैसेज देकर कि जनता और नेता सरकार के बीच में कोई और नहीं है, जनता सीधे सरकार से संपर्क कर सकती है और उनके कामकाज हो जाते हैं, विकास कर रही है। एक वजह ये हो जाती है। दूसरी वजह ये है कि संगठन को मजबूती मिलती है। सरकार होने के नाते संगठन खुलकर अपना काम कर लेता है, प्रशासनिक सहयोग उसे मिल जाता है, तो दो तरफा काम होते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस लंबे अरसे से विपक्ष में रही है, तो विपक्ष में रहने के बाद में बहुत ज्यादा करने की गुंजाइश नहीं होती है। जो करना होता है वो संगठन ही करता है और उसके लिए भी अच्छा खासा बजट लगता है। तो कांग्रेस सत्ता से दूर रही, इसीलिए उसके पास में वैसा खजाना नहीं रहा और इसीलिए जनता में उतनी पैठ नहीं बना पाई है। जो बीच में 15 महीने की सरकार आई थी, इसमें कांग्रेस को ऑक्सीजन जरूर मिली और कांग्रेस एक बार जो गहरे दलदल में चली गई थी उसके बाद में निकलकर बाहर आई है। और जो वो अभी दावे कर रही है जहां टक्कर देने के या कैंडिडेट अच्छा उतारने के या चुनावी खर्च अच्छा करने के लिए, तो ये इसी वजह से दे पा रही है क्योंकि उसको बीच में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में उसको ऑक्सीजन मिली है। नेताओं में एक ऊर्जा आई है, कार्यकर्ताओं में एक भाव आया है कि कांग्रेस जीत भी सकती है। तो ये एक विश्वास पैदा होने के नाते कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में आई है। लेकिन चूंकि बीजेपी लंबे अरसे से सत्ता में रही है, इसीलिए उसका जनता में अपना एक भाव है। फिर बीजेपी की तेलंगाना में नजर आती है, आंध्र प्रदेश में नजर आती है जहां खाता तक नहीं खोल पाई थी, केरल में, तमिलनाडु में। तो फिर बीजेपी के साथ क्या एक्स फैक्टर आपको दिखता है फिर? देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार चलाने के साथ साथ में अपनी विचारधारा को भी आगे बढ़ाती है। हाँ। उसके पीछे एक संघ और संघ के अनुषांगिक संगठनों का एक सपोर्ट भी होता है और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के नाते बढ़ाने की वजह से उसका वोट बैंक भी इस इलाके में बढ़ जाता है। वैसा प्रभाव दक्षिण भारत या दूसरे इलाकों में उतना देखने को नहीं मिलता है। हाँ। और इसीलिए जो सनातनी संस्कृति का प्रचार है या हिंदूवाद को मुद्दा बनाना है, बीजेपी उत्तर भारतीय क्षेत्रों में तो बहुत बेहतर और उसी एजेंडे को आगे दक्षिण में सेट करने में भी कोशिश बीजेपी कर रही है। ठीक है संदीप, मैं आपके पास लौटूं। एक सवाल जरा मेरे सहयोगी प्रगति पूछना चाहती हैं अंकुश से। प्रगति पूछिए। बिल्कुल, और यहाँ पर आदर्श आपकी आवाज में मुझ तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अंकुश, संदीप और विनोद को मैं देख पा रही हूं। सबसे पहले अंकुश, आपसे मेरा सवाल रहेगा, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, आदिवासी वोटर्स का दबदबा साफ तौर पर यहाँ पर रहता है और हमने देखा कि चाहे बात मोदी की गारंटी की हो, चाहे बात हम कांग्रेस की करें, दोनों ने ही आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश की है। अब जब हम एग्जिट पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज हमें पता चल गए हैं, तो ये जो अपने अपने प्रयास दोनों ही दलों की तरफ से किए गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ के दो बड़े संभाग, एक सरगुजा संभाग और एक बस्तर संभाग, और बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ के लिए कहा भी जाता है कि सत्ता की कुर्सी का जो रास्ता है वो बस्तर के गलियारों से होकर गुजरता है और बस्तर आदिवासी बाहुल्य संभाग है। और आदिवासी बाहुल्य संभाग होने के साथ साथ जो बस्तर में माहौल बनता है वो माहौल कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में असर करता हुआ दिखाई देता है। आदिवासी वर्ग जिस पार्टी को सपोर्ट करता है वो पार्टी कहीं न कहीं सत्ता में आने में सफल होती है और ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं। राज्य निर्माण के बाद से लगातार ये फोकस राजनीतिक दलों का बस्तर संभाग पर रहा है। बस्तर संभाग का आदिवासी जिस पार्टी को सपोर्ट करता है वो कहीं न कहीं प्रदेश में सरकार इसलिए बनाता है कि एक माहौल जो क्रिएट होता है वो माहौल कहीं न कहीं प्रदेश में असर करता हुआ दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात करें तो बस्तर संभाग 2019 में भी कांग्रेस पार्टी के पास था और बस्तर संभाग की जो सीट है वहां से जो वर्तमान के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज वहां से वो सांसद बने थे। और कोरबा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो वहां से भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन बस्तर संभाग में ही आने वाली कांकेर लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी उसमें जीत हासिल करने में सफल हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार जो थोड़ा सा माहौल बना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बस्तर संभाग की दो बड़ी सीटें, एक बस्तर लोकसभा सीट और कांकेर लोकसभा सीट, दोनों ही सीट से कांग्रेस पार्टी ने दो दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र से जो सीट आती है सुकमा कोंटा विधानसभा से लगातार विधायक रहने वाले पूर्व मंत्री कवासी लखमा को बस्तर लोकसभा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांकेर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी ने वीरेश ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। वीरेश ठाकुर वही कैंडिडेट हैं जो 2019 लोकसभा चुनाव में बहुत कम अंतर से हारे थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की अगर बात करें कांकेर लोकसभा की तो भोजराज नांग
जो उन्होंने भोजराज नाग पर जो दाव खेला है, उस लिहाज से दोनों ही कैंडिडेट में मुकाबला कड़ा हो जाता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर पक्ष में ही थे, लेकिन जीत जरूर बीजेपी की हुई थी। लेकिन भोजराज नाग की जो छवि है वो आदिवासी चेहरा तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन वीरेश ठाकुर जो है आदिवासी तौर पर, और यहाँ पर कोशिशें तमाम की गई। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका भी, संदीप आपका भी और विनोद आपका भी तमाम बातचीत करने के लिए। तो आदर्श भी लगातार